हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम जेएसएससी सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल का पेपर 2 हो, पेपर 1 हो, पेपर 3 हो, हर एक सेक्शन की एक अच्छे कंटेंट के साथ आपको यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है और आगे करवाई जाएगी। सब कुछ करवाया जाएगा और साथ ही साथ इतना प्रैक्टिस करवाया जाएगा कि आप कॉम्पिटिशन में जब एग्जाम में बैठेंगे तो आप कॉन्फिडेंट होकर बैठेंगे और अपना एक सीट पक्का करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए और अपने दोस्तों और दोस्ताइन में चैनल को परीक्षा हॉल 247 को शेयर जरूर करें। दोस्तों, अभी पेपर 2 के अंदर हम लोग खोरठा को कवर कर रहे हैं और खोरठा का सिलेबस जल्दी हमारा कवर हो जाएगा और इसके बाद हम लोग लाइव एमसीक्यू टेस्ट लगाएंगे और फुल लेंथ टेस्ट भी लगाएंगे। अभी हमारा डाह नाटक चल रहा है। डाह नाटक के 3 पार्ट हमने कवर कर लिए हैं, यह चौथा पार्ट है और इसमें हम सब कुछ कवर कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे और इसके बाद आपसे कोई भी एमसीक्यू, कोई भी प्रश्न इससे नहीं छूटेंगे। दोस्तों, पहले हम लोग इसके रिकैप को करेंगे कि इससे पहले हमने क्या किया है, थोड़ा-सा उस पर नज़र डालेंगे, फिर जाकर के आज का यह पार्ट देखेंगे। हम लोग जानते हैं जैसा कि डाह डाह का मतलब क्या होता है, जलन, ईर्ष्या। आप किसी से अगर जलन रखते हैं तो क्या है इस नाटक में जो डाह नाम दिया गया है, क्यों दिया गया है? तो यहाँ पर जो विवेक और शेखर नाम का 2 भाई है, दोनों भाइयों के बीच बहुत ज़्यादा प्यार होता है। विवेक रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स में सुपरवाइज़र होता है। वह बहुत अच्छे से काम करता है, परिश्रमी होता है, कर्मठ होता है, एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति होता है, सुसज्जित व्यक्ति होता है और आपको अगर पूछा जाए तो विवेक ही इस कहानी का मुख्य पात्र है। इस कहानी का मेन हीरो विवेक ही है और शेखर के बीच इस प्यार के कारण दोनों का जो है दोनों का सौहार्द, जो दोनों के बीच स्नेह है, दोनों भाइयों के बीच और जो शेखर की भाभी है और जो विवेक की वाइफ है रचना, उन तीनों के बीच में एक सौहार्दपन, एक स्नेह, एक प्यार का रिलेशन, जो एक परिवार में जो एक अटूट रिश्ता होता है, वैसा वाला रिलेशन था। लेकिन उसके रिश्तों को किसी की नज़र लग गई, किसी का ईर्ष्या, कोई किसी का जलन जो है उसके रिश्ते को खा गया। यही है इस कहानी का शीर्षक का मतलब, जिसमें कि विवेक का मर्डर हो जाता है और उसके मर्डर का इल्ज़ाम किसके ऊपर लगाया जाता है? शेखर के ऊपर। और शेखर के ऊपर लगाने के बाद जो विराट होता है इसमें, जैसा कि आप लोग जानते हैं, विराट इस मूवी में, डाह नाटक में एक विलेन है, बदमाश है, दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है और उसकी जो वाइफ है भावना, वह जाकर के कटघरे में खड़े होकर के एक बयान देती है कि अगर आपको विवेक के मौत का मिस्ट्री को सुलझाना है तो आपको कुछ साल पीछे जाना होगा और भावना एक कहानी को सुनाती है और उसी कहानी के माध्यम से हम पूरे डाह नाटक को देखे हैं। अभी तक हमने क्या देखा है कि जो विवेक है, पानी पटाने का मशीन, अपने खेतों में पानी पटाने का मशीन खरीदने के लिए वह सेठ रेवती प्रसाद के पास जाता है कि हमारे पास 4,000 रुपया का जुगाड़ हमने कर लिया है। बहुत बड़ी बात है उस समय के लिए 4,000 जुगाड़ करना, 4,000 का व्यवस्था करना। यह बात को सुन करके रेवती प्रसाद, जो कि दो मुँहा सांप है, एक तरह से कह सकते हैं बहुत दुष्ट कमीना, यह कमीना रेवती प्रसाद जब इस बात को सुनता है कि इसके पास कैसे इतना पैसा आ गया, तो वह जो है आश्चर्य से मतलब शॉक्ड हो जाता है। और फिर क्या होता है, विवेक जब वहाँ से चला जाता है तो वह चोर को बुलाता है, किशन को, और देखो वह क्या फुसफुसाता है उसके कानों में, तो आप समझ गए कि वह कहेगा कि जाओ इसके घर से सारा पैसा चोरी करके ले आओ। कितना बड़ा कमीना है यह सेठ रेवती प्रसाद। चलिए अब आगे के कहानी को देखते हैं, आगे के नाटक में क्या है उसको देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस नाटक में 3 खंड है। इस नाटक में कितने खंड हैं? 3 खंड है। पहले खंड में 4 दृश्य, जिसे हमने देख लिया, पहले खंड के 4 दृश्य है। दूसरे खंड में 4 दृश्य, 4 मोहड़ा है और तीसरे खंड में 3 है। यानी कि टोटल 11 मोहड़ा, 11 दृश्य हैं, 3 खंड है और इसमें यह नाटक को पूरा फिल्माया गया है या फिर नाट्य रूपांतरण करके कहीं पर आप किया गया है, या फिर आप भी अगर कभी चाहें तो इस नाटक को अपने कहीं पर भी कर सकते हैं, अपने घरों में कहीं भी। तो यह दूसरा खंड है। दूसरा खंड में यानी कि किसके बाद का, जबकि विवेक को 1,000 रुपये की ज़रूरत होती है, वह जाता है किसके पास? सेठ रेवती प्रसाद के मैनेजर ध्रुव सिंह के पास, माँगता है 1,000, उसे 500 मिलता है। 500 के लिए
सेठ जो है मैनेजर को डांटता है, लेकिन जब उसके सामने विवेक आता है तो कहता है तुमने क्यों नहीं दे दिया। तो यह दो मुहा सांप, एक तरह से दोगला प्रवृत्ति का, दुष्ट प्रवृत्ति का यह व्यक्ति सेठ रेवती प्रसाद जब सुनता है कि जो मशीन होता है पानी पटाने का उसका कीमत कम से कम 5,000 तो होगा ही होगा, तो कहता है 5,000 है लेकिन तुम्हें 1,000 चाहिए, ये 4,000 का जुगाड़ तुमने कैसे किया। तो उसने कहता है कि मैंने किया है इतने पैसों का व्यवस्था, इस साल खेती भी अच्छी हुई है। तो यह सेठ रेवती प्रसाद चोर किशन को बुलाता है और कहता है यह काम आज रात में हो जाना चाहिए। उस समय हम लोगों को पता नहीं चला था, लेकिन इसमें हमें यह भी पता चलेगा कि विवेक का खून, विवेक का मर्डर किसने किया है और चोरी किसने करवाया है। तो चलिए देख लेते हैं। दूसरा खंड का पहला मोहड़ा है। इसमें हम लोग इसके हिंदी अनुवाद को देख करके समझ लेंगे। जरूरी नहीं है पूरा खोरठा को समझना, और इसके पीडीएफ को, खोरठा वाला पीडीएफ आपको चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा और इसको अच्छे से समझ करके इसके सारे प्रश्न लगेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। पहला मोहड़ा में क्या है, विवेक के घर में दो चोर घुसे। पहला मोहड़ा, दूसरे खंड के पहला मोहड़ा, रात का सीन है। विवेक के घर में दो चोर घुस गए, किशनलाल किसी को अपने साथ लेकर के आया होगा, और चोरी में उसके द्वारा, इस चोरी में जो विवेक के द्वारा जमा किया गया था पैसा 4500 रुपया, वह चोरी हो गया। अब यह बात कौन जानता था कि उसके घर में इतने पैसे हैं, तो यह बात तो सेठ रेवती प्रसाद ही जानता था। देखो इस कमीने को चोरी करवा दिया। यह सब बात जो है, यह विवेक जो है सेठ को आकर के बताता है, और सेठ देखो क्या कहता है, बदले में कहता है कर्जा के रूप में 5,000 रुपया मैं तुम्हें दे दूंगा। इसी के घर से चोरी करवा करके यह कहता है 5,000 रुपया मैं तुम्हें दे दूंगा। पूरा फिल्मी स्टाइल वाला यह नाटक है, लेकिन इस शर्त पर कि उसके तनख्वाह से प्रत्येक महीना 500 रुपया काट लेंगे, और तब तक काटेंगे जब तक कि पूरा वसूल नहीं हो जाता है, और कर्जा पर सूद कितना लेंगे यह हम बाद में बात करेंगे। देखो सेठ रेवती प्रसाद की कारकुनी और करामत का, ये देखो करतूत को, दुष्ट को देखिए। यहां पर उसके बाद इसी दृश्य में, पहले दृश्य में यह भी पता चलता है कि एक ऑफिसर कंपनी आने वाला है। सेठ रेवती प्रसाद का कंपनी कौन सा है, तो सेठ रेवती प्रसाद का कंपनी रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स। इसमें एक ऑफिसर आने वाला है और विवेक के घर में बंदूक भी है, यही दृश्य में पता चलता है। तो दूसरे खंड के पहले दृश्य में विवेक के घर में चोरी होती है, उसके द्वारा जमा किया गया 4500 रुपया, याद रखिएगा 4500 रुपया चोरी हो जाता है। फिर विवेक आता है सेठ के पास, सेठ को कहता है कि ऐसा ऐसा बात है, हो गया, अब मुझे पैसा चाहिए, मशीन कैसे लेंगे। तो सेठ कहता है चलो ले लो। जो कल तक 1,000 देने को तैयार नहीं था, आज वह कहता है चलो 5,000 रुपया ले लो, लेकिन कर्ज के स्वरूप में, और कितना सूद लेंगे यह बात करेंगे, मतलब मनमाने तरीके से सूद लेगा और 500 रुपया हर महीने उसके तनख्वाह से काट लेगा। देखिए मतलब यह किसी भी प्रकार से किसी भी गरीब को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता था सेठ रेवती प्रसाद। इसी खंड में दूसरा दृश्य देखिए। इस दृश्य में क्या होता है, विराट कंपनी के में काम पर 1 घंटा, विराट कौन है, यही विराट, कमीना विराट, दुष्ट विराट, इस कहानी का विलेन विराट, बदमाश विराट। इस दृश्य में विराट कंपनी में काम पर 1 घंटा 20 मिनट की देरी से आता है, और इसी बात को लेकर चूंकि विवेक एक बहुत कर्मठ व्यक्ति होता है, परिश्रमी होता है, और वह काम में किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है अपने वर्कर्स के बीच में, और वह सुपरवाइजर होता है। और इसी बात को लेकर विवेक जो कि विराट का सुपरवाइजर है, दोनों के बीच में बहस हो जाता है। अब विराट को लगने लगता है कैसे इसका अकल ठिकाने लगाया जाए, और वह देखता है, वह चाल खेलता है, और विवेक का भाई जो शेखर है, शेखर को विवेक के खिलाफ भड़काना शुरू कर देता है, और कहता है कि विवेक जो है शेखर को, विराट कहता है कानून के मुताबिक जमीन जायदाद पर दोनों भाइयों का समान अधिकार है, आधा जमीन तुम्हारा और आधा जमीन तुम्हारे भाई के नाम पर होना चाहिए, लेकिन सब जमीन तो तुम्हारे बड़े भाई विवेक के नाम पर है, विवेक तुम्हें कुछ भी नहीं देगा। विराट शेखर से यह भी कहता है कि जो तुम्हारे घर में चोरी हुआ था वह चोरी शायद हुआ ही ना हो, या फिर तुम्हारे भाई ने ही करवाया हो। यह सब बातें सुन करके शेखर का दिमाग यह लोग खराब करता है, उसे भड़काने लगता है। विराट इसके प्रमाण के लिए शेखर को मालिक रेवती प्रसाद के यहाँ पर ले जाता है, और उनसे पूछता है कि क्या कंपनी सबको लोन दे रही है, तो वह मना कर देता है, कहता है कंपनी घाटे में चल रही है, हम किसी को लोन नहीं दे रहे हैं। तो यह सेठ रेवती प्रसाद जो है यह चाहता है कि शेखर और विवेक के बीच जो है एक दरार आ जाए, क्योंकि वह बता देगा कि लोन दिया गया है और उस पैसे से मशीन खरीदा जाएगा। तो फिर शेखर कहेगा चलो चोरी तो सच में हुई है, लेकिन सेठ रेवती प्रसाद मना कर देता है कि कंपनी किसी को कुछ पैसा नहीं दिया है, कंपनी खुद घाटे में चल रही है, तो किसी को लोन क्या ही देगी। तो यह बात सुन करके शेखर को विश्वास हो जाता
जाता है कि सही में उसका भाई उसे छल कर रहा है, उसके साथ छल कर रहा है। और इसी दृश्य में पता चलता है कि शेखर का भी विवाह हो चुका है, मतलब हो चुका होगा कभी उतना। अब विवाह दिखाएगा, शादी दिखाएगा, बच्चा दिखाएगा, तो नाटक तो मतलब समझो कि सिलेबस खत्म होने में कितना लगेगा। तो बस शेखर का शादी हो चुका है, इसी दृश्य में पता चलता है। किस दृश्य में? तो दूसरे खंड के दूसरे दृश्य में, याद रखिएगा, दूसरे खंड के दूसरे दृश्य में। और इसी में तीसरे दृश्य पर चलते हैं, दूसरे खंड के तीसरे दृश्य में। सुबह के 7 बजे ही शेखर घर में अपने, शेखर कौन है? विवेक का छोटा भाई, घर में अपने भाई यानी विवेक से और भाभी यानी कि रचना से झगड़ा करने लगता है। और सभी चीजों का बंटवारा होगा और खाना भी अब मेरे लिए मेरी पत्नी ही बनाएगी और खेतों में हम अकेले काम नहीं करेंगे, आपको भी करना होगा। यह बात शेखर विवेक से कहने लगता है। शेखर जमीनों का बंटवारा करने को कहता है और साथ ही खाना पीना का भी। विवेक और रचना इसके लिए खूब उसे समझाती है, लेकिन वह नहीं समझता है। और विवेक जमीन के बंटवारे के लिए कोर्ट जाने के लिए राजी हो जाता है, जो कि विवेक एक अच्छा व्यक्ति होता है, लेकिन शेखर भी अच्छा है, लेकिन उसे भड़काया जा रहा है विराट के द्वारा। विराट जो कि जान रहे हैं आप कौन है। उसके बाद देखिए चौथा दृश्य इसी खंड का, दूसरी खंड का। इस दृश्य में विवेक अकेले कोर्ट जाता है ताकि जमीन का आधा हिस्सा अपने भाई के नाम पर कर सके, लेकिन जग्गा जग्गा वही सुपरवाइजर कंपनी का एक और, विराट, जग्गा, विराट और शेखर का मुलाकात होता है। विराट फिर से शेखर को भड़का देता है। क्या कहता है? तुम्हारा भाई तुम्हें कुछ नहीं देगा। इसी का इंतजाम करने के लिए वह कोर्ट गया है। और उसे कहता है, विवेक शेखर को कहता है कि तुम्हारे घर में बंदूक है, उसको लेकर के उसके सामने खड़ा हो जाना, वकील का कागज को लेकर के अपने भाई को कहना कि इस कागज पर साइन करे, नहीं तो गोली चला देंगे। तुम्हारा भाई डर जाएगा और वह आधा जमीन तुम्हारे नाम कर देगा। इससे तुम्हारा काम भी हो जाएगा और कुछ नुकसान भी नहीं होगा। तो दूसरा खंड के 4 दृश्य में यही हुआ। अब तीसरा खंड देखते हैं और तीसरा खंड का यह पहला मोहड़ा है, पहला दृश्य है। इस दृश्य में क्या होता है? शेखर अपने बड़े भाई विवेक पर बंदूक तान देता है, बंदूक, राइफल तान देता है और उसे कागजों पर साइन करने के लिए कहता है। विवेक कहता है कि देख लेते हैं कि तुम में कितना कलेजा है, अपने बड़े भाई को गोली मारोगे। शेखर कहता है कि साइन करिए, नहीं तो गोली मार देंगे। और अचानक गोली चल जाता है। यह गोली कौन चलाता है? यह गोली किसके द्वारा चलता है? क्या बंदूक की गोली से विवेक की मौत होती है या फिर पिस्तौल की गोली से, पिस्टल की गोली से विवेक की मौत होती है? तो यह बात आप लोग अब समझ जाएंगे। यह गोली, बंदूक की गोली से विवेक की मौत नहीं होती है, पीछे से विराट जो है पिस्टल से गोली चला देता है और उससे विवेक की मौत हो जाती है। विराट पीछे छुपा हुआ होता है पिस्टल को लेकर और विराट की गोली लगने से विवेक की मौत हो जाती है, लेकिन मरने से पहले वह सारा जमीन शेखर के नाम कर जाता है और उसने कोर्ट से बनवा कर लाया था। तभी इंस्पेक्टर, याद रखिएगा, इंस्पेक्टर और 2 सिपाही आ जाते हैं, जिनमें से एक सिपाही का नाम होता है राम सिंह। यहाँ पर आप घ देख रहे होंगे, जहाँ की हिंदी में ह होता है यहाँ पर। तो खोरठा का व्याकरण बहुत ईजी है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। जब सिलेबस यह वाला ये पार्ट कवर हो जाएगा हमारा, अब कुछ भी नहीं बचा है। अब छायर कहानी संग्रह आज 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 ही कवर हो जाएगा और फिर कल या कल परसों 2-3 दिनों में जो दामोदरी कुरान है वह खत्म करने के बाद हमारा पूरा खोरठा सिलेबस कवर हो जाएगा। एक ऐसे सिलेबस को हम लोग कवर कर लेंगे जिसके लिए आप लोग 3 से 4 हज़ार रुपये फी पे करने वाले थे, और बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छे कंटेंट के साथ आपको पूरा का पूरा खोरठा का सिलेबस यहाँ पर कवर करवा दिया जाएगा 2-3 दिनों के अंदर। आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है, केवल खोरठा ही नहीं, मैं पहले फिर से कह रहा हूँ, आप लोग परीक्षा हॉल 247 को केवल खोरठा के आईने में मत देखिए। यहाँ केवल खोरठा ही नहीं और सब सब्जेक्ट के अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। खोरठा तो केवल एक लैंग्वेज है और इससे क्या ही होगा। तो खोरठा बस का एग्जाम को पास करने के लिए, अच्छे से एग्जाम में मेरिट बनाने के लिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन खोरठा के नज़र से ही इस चैनल को बिल्कुल नहीं देखेगा, यह आपसे मेरी गुजारिश है। दोस्तों, खोरठा के अलावा अन्य सब्जेक्ट के भी अच्छे से बहुत अच्छे कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और आपको पता भी चल रहा होगा यहाँ के कंटेंट के बारे में। चलिए आगे देखते हैं कि इस सिपाही का नाम था राम सिंह। वे शेखर को पकड़कर हथकड़ी लगा देते हैं। कौन? इंस्पेक्टर और 2 सिपाही आते हैं, उनमें से एक सिपाही का नाम से राम सिंह था, वह शेखर को पकड़कर हथकड़ी लगा देता है। अब देखिए, इसी में दूसरा मोहड़ा में कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें यही है कि विराट जिस पिस्टल से विवेक की हत्या करता है, उस पिस्टल से हत्या करने के बाद वो पिस्टल अपनी पत्नी भावना को छुपाकर रखने को दे देता है, लेकिन भावना एक अच्छी औरत है, वह गलत का साथ नहीं देती है और यही भावना इस पिस्टल को
एविडेंस के रूप में, यही एविडेंस के रूप में कोर्ट में पेश कर देती है, अदालत में पेश कर देती है। जो किसका शेखर का वकील होता है उसको दे देती है और यही गवाही दे देती है। उसके बाद देखिए समझ में आ जाएगा कि कौन किसको मारा था। तीसरा मोहड़ा जहाँ पर अदालत में होता है, कोर्ट में फिर से वही वाला कहानी जहाँ से भावना ने इस कहानी को सुनाने की शुरुआत की थी जज साहब के सामने, वहीं पर हम लोग आ गए। लास्ट में अदालत में वही सभी कंटेस्टेंट सभी मौजूद हैं पात्र। सरकारी वकील है, दूसरे तरफ का वकील बख्शी जी, सरकारी वकील कौन है? गुप्ता जी, याद है गुप्ता जी। ये सब बैठे हुए हैं, रेवती प्रसाद, ये कमीना, ध्रुव सिंह, शेखर, भावना और रचना सब वहां पर बैठे हुए हैं। अदालत में साक्ष्य एविडेंस के रूप में पिस्तौल, जिससे कि विवेक का खून हुआ था, भावना के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। याद रखिएगा, पिस्तौल में विराट की उंगलियों के निशान भी मिलते हैं और पिस्तौल की गोली से ही विवेक का खून हुआ था, जिससे कि पता चल जाता है विराट ने ही विवेक का खून किया था। विराट के द्वारा ही पिस्तौल से गोली चलाई गई थी और विवेक का खून उसके भाई शेखर ने नहीं बल्कि विराट ने किया था। तो यह बात किसके द्वारा पता चलता है? विराट की वाइफ भावना के द्वारा। अगर वह गलत का साथ देती तो आज शेखर को इस नाटक में क्या होता? सजा हो जाता। लेकिन विराट को ताजी रात को दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई गई और शेखर को बाइज्जत बरी कर दिया गया। तभी सेठ रेवती प्रसाद उसके पास आता है और कहता है कि उसके भाई ने यानी कि विवेक ने मुझसे 5,000 रुपये लिए थे। लेकिन इस कमीने के पास जब शेखर जाता है और पूछता है कि क्या आपने विवेक भैया को कुछ पैसे लोन पर दिए हैं, तो यह क्या कहा था उस समय इसने कि नहीं, कंपनी घाटे में चल रही है, इस कारण से यहां से कोई लोन किसी को नहीं दिया गया। और इससे क्या होता है, शेखर को जो है विश्वास हो जाता है और बेचारा को विवेक और शेखर के बीच में यह लोग दरार भर देते हैं। विराट, रेवती प्रसाद मिल करके, जग्गा वगैरह सब कोई मिल करके जलन की दृष्टि से, ईर्ष्या से विवेक से जलते हैं। और देखिए इस नाटक में डाह क्यों कहा गया है, तो वह जो है 5,000 रुपया से मना कर देता है कि मैंने नहीं दिया है। और अब जाकर के जबकि विराट को सजा हो जाती है और तब जाकर के यह विवेक शेखर के पास जाता है और कहता है तुम्हारे भाई ने मुझसे 5,000 रुपये लिए थे, लेकिन मैंने तुमसे झूठ कहा था। लेकिन शेखर कहता है चलो यहां से भागो, देने से मना कर देता है। और यह सुन करके जो सेठ रेवती प्रसाद है छटपटाने लगता है कि हम बर्बाद हो गए। तो यही था इस पूरे नाटक में, यही दिखाया गया है। और इसके बाद इसके एमसीक्यू को हम लोग जल्दी ही करेंगे और केवल एमसीक्यू ही नहीं, लाइव टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन खोरठा के पूछे गए हैं वह भी पहले हम लोग करेंगे। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, परीक्षा हॉल 247 के साथ बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को करते रहें।